नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार एजुकेशन की बात होते देख रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, हमारे देश में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने सीजेपी का प्रोटेस्ट भी देखा, उसके बाद में हमने झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी हमने देखा। फिर हमने जो जेन अल्फ़ा, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी हमने प्रोटेस्ट देखा। हमने बिहार में देखा, हमने राजस्थान में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने झारखंड में भी देखा। तो काफ़ी जगह इस तरह शिक्षा के मुद्दे पे आज की डेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये टाइम सही है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से पढ़ा हूँ, तो मेरे को लगा कि क्या हरियाणा में भी वो चीज़ें हैं जिस चीज़ को लेके जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो हमारे जैन अल्फ़ा है, हम लोग बड़े बात ही नहीं करेंगे, हम लोग बड़ों की बात नहीं करेंगे, ना हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे हमारे स्कूल्स की, कि जो हमारे स्कूल्स है जिसको लेके अदर स्टेट में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारे स्टेट में, हमारे प्यारे हरियाणा में वो सब सुविधा है? जैसा आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, क्या हरियाणा में स्कूल ठीक है जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है और रियलिटी है? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है श्री नायब सैनी जी, और शिक्षा मंत्री है हमारे ढांडा साहब। तो हम लोग देखते हैं जो ग्राउंड रियलिटी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में लगभग 14,000 प्लस स्कूल है जो गवर्नमेंट ऑपरेट करते हैं, जिनको उनमें से आज की डेट में 14,211 स्कूल्स में एक भी डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। किसी में कोई ई बुक नहीं है, कोई एनसीईआरटी जो डिजिटल तक हमारी पहुंच नहीं है। 2026 में एक भी बच्चे तक डिजिटल रिसोर्स नहीं पहुंच पाया है, या बच्चा डिजिटल रिसोर्स तक नहीं पहुंच पाया। देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन गवर्नमेंट के भी क्लेम्स है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, मैं पहले आपको बताऊंगा, बाद में कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। और एज एन ए पेरेंट्स, हम लोग गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट स्कूल क्यों प्रेफर करने लग गए हैं? हमारे भी बच्चे हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, इवन मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो कुछ बेसिक कम्युनिटीज़ है जो गवर्नमेंट के क्लेम और प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं, पहले एक तस्वीर देखते हैं। हरियाणा में टोटल 23,494 स्कूल है, जिसमें से 14,000 प्लस स्कूल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट के 14,000 स्कूल में से 1,066 स्कूल है जिनमें सिंगल टीचर है, और उनके ऊपर 43,400 बच्चे डिपेंडेंट है। ये नंबर बहुत बड़ा है, सोचिए 43,400 बच्चे मात्र 1,066 टीचर से पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर अपने आप में। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, कि प्रॉब्लम क्या है हरियाणा के स्कूलों में। गवर्नमेंट के बहुत सारे क्लेम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स पहले देख लेते हैं, देन देखते हैं आगे सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्लेम किया है। हरियाणा में सबसे बड़ी जो आज की डेट में प्रॉब्लम है वो है पुराने बिल्डिंग। जो बिल्डिंगें हैं वो बहुत टाइम से बनी हुई, बहुत पहले बनी हुई है, उनके क्लासरूम जर्जर हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर पे ऑपरेट कर रहे हैं, ओवर द कैपेसिटी। वहाँ पे बच्चे ज़्यादा है बट टीचर एक ही है। कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है आज की टेक अनेबल्ड दुनिया में, जहाँ हम लोग एआई की बात करते हैं, जहाँ हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। वहाँ पे हमारे पास में हरियाणा में कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। हमारे पास कोई स्मार्ट क्लासेस भी नहीं है, लगभग 8,237 स्कूलों में। ये नंबर बहुत बड़ा है। आउट ऑफ 14,500 समथिंग स्कूल में से 8,237 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस नहीं है।
14,500 समथिंग स्कूल में से 11,999 स्कूल ऐसे हैं जहां हमारे पास में प्रोजेक्टर्स नहीं है। ये बेसिक एमिनिटीज़ है। हमारे टीचर्स के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टैब तक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप तो आप छोड़ दीजिए, मैं बेसिक एक टैब की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में 14-15 या 20,000 रुपये का मिल जाता है, उस तक की हमारे पास सुविधा नहीं है। हरियाणा में 14,500 समथिंग जो लमसम एक नंबर है, इसमें से 13.5% स्कूल्स है जिसमें प्लेग्राउंड तक नहीं है। ये नंबर बहुत बड़ा अपने आप में है। जो बच्चा एक स्कूल में जा रहा है उसकी फिजिकली एक्टिविटी हैम्पर होगी इससे। आगे मैं दिखाऊंगा आपको रियलिटी में। 15.1% स्कूल्स है जिसमें जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं या वो देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कोई रैंप ही नहीं है, हैंड रेल भी नहीं है उनके लिए। हमारे 4,560 स्कूलों में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए शौचालय नहीं है, टॉयलेट नहीं है। एक बेसिक एमिनिटीज़ है, ये हर किसी को चाहिए होता है। और भी बहुत सारे हैं। ओवर क्राउडेड है हमारे जो क्लासरूम है आज की डेट में। हमारे क्लासरूम की जो छत है उससे पानी टपक रहा है, फर्श टूटे पड़े हैं, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे कमरे बने नहीं हैं, हमारे क्लासरूम में पंखे नहीं हैं, जबकि हरियाणा में 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। बेंचें टूटी पड़ी है, पानी की कमी है, बाउंड्री वॉल नहीं है, कहीं पे जो लैब में उपकरण जो यूज़ होता है वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। मतलब अगर हम लोग इस पर बात करने लगे तो हम लोग एक लंबा डिबेट कर सकते हैं इस पर। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो नहीं होने चाहिए, जो नहीं होने चाहिए। हमने बात किया अभी कि हमारे 1066 स्कूल है जो सिंगल टीचर पे ऑपरेट कर रहा है। अब इससे होता क्या है? इससे हमारे पास में जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है उसका खात्मा हमारे पास में है ही नहीं। जो हर एक बच्चे पे जो अटेंशन जाना चाहिए हर एक बच्चे पे, वो नहीं जा पा रहा है। हमारे पास क्लास 1 से क्लास फर्स्ट से जब बच्चा नर्सरी या पहली कक्षा में जब जा रहा है तो उससे लेके 8वीं तक उसको सेम टीचर ही पढ़ा रहा है। वही बच्चे हैं, वही टीचर है, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। वो फर्स्ट को पढ़ा रहा है, सेकंड को पढ़ा रहा है, थर्ड को पढ़ा रहा है, सेम चल रहा है ये पैटर्न। इससे क्या हो रहा है? हमारे टीचर्स के ऊपर ओवर बर्डन हो रहा है। वो लोग ओवर द कैपेसिटी काम कर रहे हैं क्योंकि उनको सारी क्लासेस को ऑपरेट करना है। इस सिचुएशन से बच्चे कितने इम्पेक्ट हो रहे हैं अगर देखा जाए तो नंबर मैं पहले भी अभी बताया, नंबर वापस से बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। 43,400 ये एस्टिमेट है, गवर्नमेंट का खुद का डेटा है, ये मैंने नहीं निकाला है। गवर्नमेंट का खुद के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 43,400 बच्चे यहाँ पे हैम्पर हो रहे हैं ड्यू टू दिस सिचुएशन, बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट टीचर्स नहीं है। आगे चलिए, हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहे थे अभी। 14,211 स्कूल्स में लाइब्रेरी ही नहीं है हमारे पास, डिजिटल लाइब्रेरी। बट फॉर कॉन्टेक्स्ट 21,613 स्कूल फिजिकली लाइब्रेरी, बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर रिपोर्टेड। डिजिटल नॉलेज तक पहुंच हमारी आज की डेट में 0 है। जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है वो उसका मैं ये आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल है 14,500 समथिंग, उसमें से 8,237 स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम नहीं है। कुछ में होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ में होंगे, बट हमारे 100% क्लासेज आज की डेट में भी स्मार्ट क्लासेस नहीं बन पाए हैं। हमें चाहिए क्या? एक हमें स्मार्ट बोर्ड चाहिए या फिर टीवी चाहिए, जो कोचिंग आजकल बड़े बड़े कोचिंग टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं उनको। हमें टैबलेट चाहिए या कंप्यूटर चाहिए ताकि बच्चों को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए और हमारे टीचर को ट्रेनिंग चाहिए कि जी पढ़ाना कैसे है। लेकिन हो सकता है सरकार ने एक टीवी लगा दिया हो,
बट साहब एक टीवी लगाने से तो क्लासरूम स्मार्ट नहीं बनता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे। आज की डेट में हमारे बच्चे जो एक बेसिक लर्निंग है ना, उससे भी दूर है। फिर आगे बात करते हैं प्रोजेक्टर्स की। हम लोगों ने दिल्ली में बहुत सारी बार सुना है, हमने पंजाब में बहुत बारी सुना है, बट हमारे हरियाणा में सिचुएशन ये है कि 11,999 स्कूल्स में प्रोजेक्टर तक अवेलेबल नहीं है। लगभग 2,000 या 2,25,000 स्कूलों में प्रोजेक्टर होंगे, उसके अलावा हमारे स्कूलों में प्रोजेक्टर तक नहीं है। इससे क्या हो रहा है, फ़र्क क्या पड़ रहा है? हमारे बच्चों की जो वीडियो बेस्ड लर्निंग है वो छूट रही है। जियोग्राफी, मैप या एनिमेटेड जो चीज़ें होती है, आप अच्छे समझ पाएंगे, वो भी छूट रही है हमारे। जो हमारे डायग्राम्स है साइंस के, वो छूट जा रहे हैं। या एजुकेशनल पर्पज से बनाई हुई कोई डॉक्यूमेंट्री है या फिल्म है जो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम में दिखाना चाहिए, वो भी हमारा छूट जा रहा है। हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जो एमबीडी की किताबों में या दीपक की किताबों में जो आ रहा है वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज की डेट में। हमारे पास में उनको बाकी सब कुछ सिखाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खाली टेक्स्ट बुक से पढ़े जा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं। 11,240 टीचर के पास में टीचिंग पर्पज से कोई टैब या कंप्यूटर तक अवेलेबल नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल फ़ोन से पेरेंट्स से कनेक्ट करेंगे या अपने पर्सनल फ़ोन से वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे या कोई रिसोर्स है वो पर्सनली शेयर करेंगे। बट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कुछ नहीं है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिजिटली मूव किए जा रहे हैं। हम लोग आज एआई की बात कर रहे हैं, हमारा यूपीआई सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है, पूरा वर्ल्ड उसकी तारीफ करता है। हरियाणा का भी मेन कंट्रीब्यूशन है, हरियाणा में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हरियाणा इतना अच्छा टैक्स देता है गवर्नमेंट को। हमारा गुरुग्राम जो पूरे वर्ल्ड में आईटी हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे स्कूलों में टीचर्स के पास में बेसिक जो डिवाइसेज होते हैं वो तक अवेलेबल नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलम आर्ट और क्राफ्ट के लिए तो हमारे पास में कुछ है ही नहीं। आर्ट के और एक्स्ट्रा करिकुलम के नाम पे हम बच्चों को या तो संस्कृत पढ़ा दे रहे हैं या बच्चों को हम लोग ड्राइंग सिखा दे रहे हैं बस। और ड्राइंग भी कैसे सिखा दे रहे हैं, वो जनरली कोई शेप बनाना सिखा रहा है, कोई बुक्स बनाना सिखा रहा है, कोई 4 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनकी फ़ोटो बनाते दिखा दे। तो एक्स्ट्रा करिकुलम में बस यही नहीं आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हमारे पास में कोई डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है उसके लिए, हमारे पास में कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है, हमारे पास कोई क्लासरूम नहीं है, हमारे यहाँ कोई पेड़ नहीं होता उसका, जिसकी वजह से बच्चे आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा या टैलेंट, उन सारी स्किल से वंचित रह रहे हैं। बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। ये तो हो गया सारा एजुकेशनल कि बच्चों के ऊपर हम लोग पढ़ाए जा रहे हैं। हो सकता है प्रेशर आ जाए, कोई वीडियो देख के मेरे को बोले कि पढ़ाने की बात कर रहा है। बस प्ले ग्राउंड की, मेरे को याद है, मैं छोटा सा था तो हमारे स्कूल में प्ले ग्राउंड हुआ करता था। हमारे टीचर थे, मैं नाम नहीं लेना प्रेफर करूँगा, हमारे टीचर थे, वो फिजिकली एक्टिविटी करवाते थे, कभी खो खो, कभी कुश्ती, कबड्डी एक्सेट्रा, मतलब मल्टीपल थिंग्स। लेकिन आज की डेट में स्कूलों में से प्ले ग्राउंड ही गायब हो गए। अब नंबर देखो, 13.5% स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें प्ले ग्राउंड ही नहीं है। कहाँ गए जी वो, और क्यों नहीं है? बच्चा खाली पढ़ रहा है, 1-2 पीरियड उसके जो पीटी या डीपी मास्टर हमने रखे हुए हैं, जिन जिन स्कूलों में अवेलेबल हैं, उसमें तो कम से कम आप ये फिजिकली एक्टिविटी करवाइए, उनको प्ले ग्राउंड तो मुहैया करवाइए। बच्चे साथ में पढ़ते पढ़ते साथ में थोड़ा फिजिकल एक्टिव होंगे तो उनके हेल्थ को भी बेनिफिट मिलेगा, उनका पढ़ने में भी मन लगेगा, मज़ा आएगा, स्कूल में भी लोग आएंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारी अटेंडेंस अल्टीमेटली घट ही रही है। हमारा हरियाणा जो वर्ल्ड लेवल पे जो गेम्स हो रही है, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियन लेवल पे कोई गेम हो, उसमें इतने ज़्यादा मेडल्स लेके आता है, उसके बाद भी हमारे स्कूलों में प्ले ग्राउंड नहीं है। बहुत चिंताजनक बात है ये। बाकी डिसाइड आप करिए, आपको जैसा सोचना है। मेरी थिंकिंग तो ये है कि बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्ले ग्राउंड होना चाहिए। आगे बात करते हैं उन बच्चों की जो समाज में वैसे उनको बोझ समझ रहे हैं कुछ लोग, हालांकि नहीं समझना चाहिए, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। स्कूल में वो जा नहीं पा रहे हैं
या स्कूल में उनके लिए प्रॉपर इंफ्रा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो फिजिकली किसी भी चीज़ से हैंडीकैप है, या वो देख नहीं पा रहे हैं या वो चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हमारे पास में रैंप्स ही नहीं है, हमारे पास उनके लिए हैंड रेल नहीं है कि वो किसी चीज़ को टच करके वो चल पाए, वो अपने आप को गाइड कर पाए। हमारे पास में ये फैसिलिटी ही नहीं है लगभग 15% स्कूलों में, और जिसमें होगी उसका भी मुझे आइडिया नहीं है कि उन स्कूलों में वो कितनी कामयाब होगी। उसके ऊपर कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है बीच में, कहीं कुछ और तो नहीं रखा है, कहीं पे क्लासरूम तो नहीं चल रही है, कहीं पे वाटर कूलर तो नहीं रखा, पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, ग्राउंड रियलिटी जाके पता चलेगी। लेकिन 15% ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे रैंप्स वगैरह तक नहीं है। आप देखोगे नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 6305 स्कूल है जिसमें हैंड रेल नहीं है, 1800 प्लस स्कूल है जिसमें रैंप्स नहीं है। हमारे स्कूलों में व्हील चेयर एक्सेस है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप यार, मतलब देख रहे हो आप, हमारे बच्चों के लिए लिटरली हमने जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, उनके लिए स्कूलों को हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया है, ताला मार दिया उनके लिए। हम लोग उनके फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आगे टॉयलेट्स की बात करें, टॉयलेट्स का तो इतना ज़्यादा बुरा हाल आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे। हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर कहीं पे टॉयलेट है तो वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे टैप टूटा पड़ा है, कहीं पे कम्बोर्ड टूटा पड़ा है, कहीं पे गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है महीनों तक। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए तो हमारे पास में है ही नहीं टॉयलेट्स। अगर कहीं पे होंगे तो उसमें फिर वही सेम प्रॉब्लम है मेंटेनेंस की। जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाएं, हम लोग एयरपोर्ट पे जाएं, हम लोग बस स्टैंड पे जाएं, हमें टॉयलेट हर जगह यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो बच्चा हमारा 6-7 घंटे स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहा है उसके लिए हमने टॉयलेट्स की ये हालत कर रखी है। आप देखिए 758 स्कूल्स जो सेकेंडरी स्कूल्स है, सेकेंडरी स्कूल्स का एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मिला है कितने हैं, लेकिन 758 स्कूल है सेकेंडरी स्कूल्स। उनमें किसी में भी इंटीग्रेटेड साइंस लैब नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है वहाँ पे। हम लोग नीट या जी की प्रिपरेशन में बहुत वीक है इस चीज़ में सर, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूलों में हो रहा होगा, आई डोंट नो, बट मैं गवर्नमेंट स्कूल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। करियर के जो गोल्स है बच्चों के, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, या एक्सेट्रा कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाह रहा है, वो सीधा सीधा इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। बच्चे की क्रियोसिटी ही मर जाती है कि भाई मेरे को ये करके देखना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इंटीग्रेटेड साइंस लैब है ही नहीं। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, बस उसी में हमारा काम चल रहा है, या हम लोग साइंस के नाम पे खाली टेक्स्ट बुक पढ़ा के काम चला दे रहे हैं। फिर सरकार बोलती है कि बहुत सारी चीज़ें तो हमने अवेलेबल करवा रखी है जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सरकार के खुद के क्लेम है। सरकार बोलती है हमारे स्कूल में क्लीन एंड यूजेबल टॉयलेट्स है, बट बच्चे क्यों कतरा रहे हैं उसमें जाने से? आपने रियलिटी चेक नहीं की है। सरकार बोलती है कि हमारे पास में स्कूलों में कंप्यूटर्स अवेलेबल है, बट रियलिटी ये है कि 40 स्टूडेंट पे एक पीसी है, 40 बच्चों पे एक कंप्यूटर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए ज़रा, महीने में उस बच्चे को कितनी बारी टाइम मिलता होगा कंप्यूटर पे कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंटरनेट की बात करें, आज भी हमारे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें इंटरनेट है नहीं। अगर किसी में है तो वो 2G 3G पे आज की डेट में भी चल रहा है। उसमें कोई डेडिकेटेड या लीज लाइन कनेक्शन या जो फाइबर कनेक्शन होता है 5G का, या लाइक एक टॉप स्पीड इंटरनेट और फास्ट और रिलायबल, ये आज की डेट में हमारे स्कूलों में अभी भी नहीं है। सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का तो आप सबको हाल पता है, वो खाली स्कूल के लिए नहीं है, सब जगह ही है। आजकल पावर कट कितनी ही जगह हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में भी ऐसा ही है जी, सरकारी स्कूलों में भी वही चल रहा है। डेडिकेटेड 6 घंटे 8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। अगर मान लो चलो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई, लोड शेडिंग होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारे पास में पावर बैकअप नहीं है, हमारे पास में जनरेटर नहीं है। अगर जनरेटर हमारे पास है तो कहीं वो चल नहीं रहा है, कहीं पे उसमें डीजल नहीं है, वट एवर
मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक्टिव लाइब्रेरी, हमारी सरकार ने पूरा फोकस किया है हर जगह लाइब्रेरी बनाने के लिए। मैं भी देखता हूँ मल्टीपल जगह बनी हुई है अलमारी, बट वो एक्टिव है? देखो तो उनको सर, वो एक्टिव कितनी है उसमें से लाइब्रेरी, आप जाके देखिए। आधे से ज़्यादा लाइब्रेरियों पे आज की डेट में ताला लगा होगा। अगर जो खुली होगी उसमें प्रॉपरली बुक्स नहीं होगी। इतने मतलब पचासों तरह के प्रॉब्लम्स है अपने आप में लाइब्रेरी के साथ में। लाइब्रेरी खुली होगी, बुक्स भी अवेलेबल होगी, तो वहाँ आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, पीने के लिए आरओ का अच्छा पानी नहीं मिलेगा। मतलब आप प्रॉब्लम्स गिनाते जाइए बस, कि जितने आप गिना सकते हो उतने गिनाते जाइए। अगेन बात आती है खेल के मैदानों की। गवर्नमेंट ने, मैंने पिछले दिनों देखा बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने उसका हा हुल्ला किया कि भैया हमने प्ले ग्राउंड बना दिया, हमने हर गांव को एक स्टेडियम दे दिया, हमने एक शहर को स्टेडियम दे दिया, मल्टीपल जगह दिए। बट साहब व्हाट अबाउट द स्कूल्स? स्कूलों में कब देंगे आप? और अगर आपने जो दिए हुए उनकी एक बार हालत तो देखिए। पिछले दिनों हमने रोहतक में सुना था एक बच्चा जो अपने खेल की तैयारी कर रहा था, उसके ऊपर वो रेलिंग गिर गया, बास्केटबॉल का जो रेलिंग था वो गिर गया, शायद बास्केटबॉल का ही था, उसकी मृत्यु हो गई। साहब आपने स्टेडियम तो बनवा दिए, लेकिन उनका हाल तो देखिए ज़रा एक बार क्या चल रहा है। ये तो थी प्रॉब्लम्स, हमने दुनिया जहान की समस्याएं गिना दी कि भाई अब सवाल जो है ना समस्या का नहीं है। आप भी बोलेंगे कि 20, 21, 25 मिनट से आप पका रहे हो, समस्या तो गिना दी, समाधान क्या है भाई? कौन देगा इसका समाधान? मैंने कुछ समाधान भी लिखे हैं जो मेरी थिंकिंग है, जो मैंने जितना रिसर्च किया है उसके हिसाब से। मैंने 3 साल का मोटा मोटा एक प्लान बनाया है गवर्नमेंट के लिए, जिसको गवर्नमेंट पे करना चाहिए काम मेरे उस अनुसार। बाकी आप लोग जैसा आपके एरिया के जो नेता है या एमपी है उनसे आप सवाल कर सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो, या आपके स्कूल्स के जो प्रिंसिपल है या फिर जो आपके एरिया के कलेक्टर साहब है, आप उनसे पूछ सकते हो कि वो क्या करेंगे। मेरा काम है जस्ट सॉल्यूशन देना, प्रॉब्लम्स दिखाना, करना सरकार का काम है। हमें 5 लेयर्स पे जो है इमीडिएट लेवल पे काम करना चाहिए, और इमीडिएट करना चाहिए और एक साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको प्लान करेंगे, उसको बाद में करेंगे, उसको बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें जो ना बुनियादी ढांचा, जो बेसिक इंफ्रा है ना, वो हमें ठीक करना पड़ेगा साहब। हमें बिल्डिंग ठीक करनी पड़ेगी, जहाँ बिल्डिंग जर्जर हालत में उनकी जगह नहीं बनानी पड़ेगी, जिसको रिपेयर करने से काम चल जाएगा, जो रिपेयर करने से अच्छा हो सकता है उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। हमें टॉयलेट अच्छे करने पड़ेंगे बच्चों के लिए, हमें पानी अच्छे साफ़ सुथरे पानी की हमें सुविधा करनी पड़ेगी, हमें आरओ या मिनरल वाटर जो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर ये सब नहीं किया ना तो बाकी काम करने का कोई मतलब नहीं है। फिर ये एक बेसिक चीज़ है। आगे हमें डिजिटल में थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। हमें जो डिजिटल इंफ्रा है, हमें स्मार्ट क्लासेस बनाने पड़ेंगे, हमें कंप्यूटर्स एटलीस्ट 5 बच्चों पे एक कंप्यूटर तो साहब आप दीजिए, ये आप करिए, रिक्वेस्ट है आपसे इतना मेरा। इंटरनेट की फैसिलिटी आपको करवानी पड़ेगी। 21st सेंचुरी के जो स्किल्स है वो हमें बच्चों को वहाँ पे सिखानी पड़ेगी, उनके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, अगर उनको कामयाब करना है तो। हमें एकेडमिक चीज़ें, हमें लैब इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, हमें जो आर्ट के या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम के जो एक्टिव रूम्स जो है वो हमें बनाने पड़ेंगे। उसमें हमें डेडिकेटेड टीचर स्टाफ लगाना पड़ेगा उन सब चीज़ों का, भले ही वो म्यूजिक का हो, भले ही वो ड्राइंग का हो, या हैंडक्राफ्ट जो चीज़ें होती है उसके लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। तो एक्स्ट्रा करिकुलम में हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि उनकी नॉलेज और स्किल बढ़ सके साहब। कुछ और बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे जो हमारे हैंडीकैप बच्चे हैं जो देख नहीं पा रहे हैं या फिर चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हमें व्हील चेयर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें रैम्प्स बनाने पड़ेंगे, हमें हैंड रेल बनाने पड़ेंगे हर स्कूल में, ताकि वो बच्चे भी स्कूल में आ पाएँ, वो पढ़ पाएँ। और उसके बाद हमें मेंटेनेंस के लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी, या तो स्कूल लेवल पे हम लोग बनाएं, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसा भी हो, जो इंस्पेक्शन करे, रिपेयर करे और टाइम टू टाइम उसको मॉनिटरिंग करे। अगर आपने 4 चीज़ें कर दी और ये नहीं किया तो फिर वेस्ट है साहब, क्योंकि 2 से 3 महीने में या 6 महीने में, 2 साल में फिर आपका वही हाल होने वाला है।
तो हमें परमानेंट इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जो 100% चीज़ें जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जो फंक्शनल हमें चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले हमें सुरक्षित बिल्डिंग चाहिए जिसमें कोई क्रैक नहीं हो, कोई लीकेज नहीं हो। उसके बाद हमें सफिशेंट क्लासरूम चाहिए बच्चों के लिए, ताकि जो हमारे स्कूलों में या हमारे क्लासरूम में जो ओवर क्राउडेड हो रखा है, या एक क्लासरूम में या एक बरामदे में 2 क्लासें चल रही हैं, उनको हम लोग क्लासरूम में शिफ्ट कर पाएँ। उसके बाद हमें फुली फंक्शनल टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें अच्छे कम्बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे, उसमें जो बेटियां हैं हमारी उनके लिए प्राइवेसी के लिए उसमें डोर लगाने पड़ेंगे, हमें चेक भी करना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें काम कर रही हो, वहाँ पे अच्छे टॉयलेट्स हमें बनाने पड़ेंगे। आप एयरपोर्ट पे जाइए, चकाचक आपको टॉयलेट मिलेगा। आज की डेट में रेलवे स्टेशन पे भी मिलने लगा है, बट हमारे स्कूलों में नहीं। ये हमें करना पड़ेगा साहब। फिर बात करते हैं पानी की। हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो बहुत ये चीज़ आम बात है कि घर आए इंसान को चाय पानी तो पूछना चाहिए जी साहब। तो हमें आरओ वहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उनके फ़िल्टर्स हमें चेक करने पड़ेंगे, उनकी रेगुलर टेस्टिंग करनी पड़ेगी हमें। हमने आरओ आज की डेट में हमने मोस्टली स्कूलों में आरओ लगा रखे होंगे, सब फंक्शनल भी होंगे, बट साहब उसका सर्विस कब हो रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक नॉर्मल घर में हम लोग आरओ लगाते हैं, 3-4 महीने में फ़िल्टर चेंज करवाना पड़ता है। वहाँ तो बच्चे आते हैं 500-600 या किसी में 100 या किसी में 1000 बच्चे हैं, तो वो तो कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हमें उस कैपेसिटी के आरओ लगाने पड़ेंगे, साथ में उनकी टाइम टू टाइम सर्विस करनी पड़ेगी साहब। बच्चों के लिए हमें गर्मियों में सफिशेंट फैंस और फैन की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। हमें लाइट्स चाहिए, ट्यूब लाइट लगाइए आप या कोई अनदर लाइट लगाइए, जो भी आप लगाए। हरियाणा में गर्मी दबा के पड़ती है साहब, 45 डिग्री टेम्परेचर शार्पली रहता ही रहता है। तो हमें हमारे बच्चों के लिए फ़ैन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर हम लोग एसी क्लासरूम कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग वह नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट साफ फ़ैन तो दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग है, मैं खुद वोट वगैरह डालने जाता हूँ तो देखता ही हूँ, या कभी कभार कभी जाना होता है तो देखते ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग है ना, वो हमें अंडरग्राउंड करनी पड़ेगी जी। वो आज की डेट में भी है, काफ़ी जगह है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जो कहीं इलेक्ट्रिशियन आया या कोई कुछ हो रहा है तो उसने लूट छोड़ दिया। तो वायरिंग को हमें थोड़ा सुरक्षित बनाना पड़ेगा, ताकि इसकी वजह से कोई कभी मेजर इंसिडेंट ना हो। हमें बच्चों के लिए पर्याप्त डेस्क और बेंचेस देने पड़ेंगे, और अच्छे कंडीशन के देने पड़ेंगे। जो आज के जनरेशन में यूज हो रहे हैं वो हमें लगाने पड़ेंगे। आगे है बाउंड्री वॉल। जो हमारे प्राइमेसिस है, गेट्स है या जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सिक्योर बनाओ सब, थोड़ा बड़ा करो, उनको भी अच्छे से बनाओ थोड़ा सा। हमें मेन गेट हमें अच्छे करने पड़ेंगे, लॉक्स की फैसिलिटी उसमें हो, ताकि कोई आउटसाइडर उसमें घुस के कोई सामान के साथ तोड़ाफोड़ी ना करे। आपने अच्छा किया, आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगा दी, गेट आपने सुरक्षित नहीं किया। आउटसाइडर के जो शरारती तत्व होते हैं, कोई दारू पी के घुस रहा है या कुछ जो भी है, मैं किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन जो शरारती तत्व है वो ताकि स्कूल में ना घुस पाए। और बच्चों के लिए हमें साफ़ सुथरे कैंपस चाहिए। स्कूल में हर दिन हर क्लासरूम का, हर वॉशरूम का, हर जगह का, इवन हर एक सिंगल प्लेस का, हर एक कोने का सफाई की व्यवस्था साफ करिए। झाड़ू पोछा वटएवर जो करना। आज की डेट में तो रोबोट्स आ रखे हैं, वो हर घंटे या हर आधे घंटे में आपके कैंपस को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो हमारे 14,000 प्लस स्कूल्स हैं, हमें टारगेट करना होगा कि वो 100% फुली फंक्शनल हो। इसके साथ और क्या करना चाहिए हमें? इसके साथ हमें जो है ना डिजिटल बनाने पड़ेंगे स्कूल्स को। सबसे पहले हमें जो है ना शुरुआत करनी चाहिए स्मार्ट बोर्ड से। हमारे जो टीचर्स जो चौक से आज की डेट में लिख रहे हैं, उनको भी जो चौक से जो डस्ट आती है वो उनको भी प्रॉब्लम दे रहा है। तो हमें उसको इमीडिएट रिप्लेस करना चाहिए। इमीडिएट हम लोग रिप्लेस करेंगे किसके साथ में? स्मार्ट बोर्ड के साथ। हमें हर स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। हाई स्पीड इंटरनेट हमें देना पड़ेगा। डिजिटल जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल्स है, वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर की व्यवस्था करिए आप, ऑडियो सिस्टम लगाइए बच्चों के लिए। पावर बैकअप का यूज़ एटलीस्ट इस्टेब्लिश करवाइए। वहाँ पे पावर बैकअप आप इन्वर्टर करवा पाएँ तो और वो भी अच्छा है। अगर आप डीजी करवा पाएँ तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और टीचर की ट्रेनिंग 21वीं सदी के अनुसार जो
रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, सफिशेंट ट्रेनिंग जो चाहिए टीचर्स को, वो भी आप करवाइए। खाली डिवाइस इंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग खाली डिवाइस इंस्टॉल कर दें और रोज़ यूज़ ना हो तो वो भी प्रॉब्लम है। तो हमें उनको डेली रोज़मर्रा में यूज़ में भी लाना पड़ेगा। उसके बाद में एक जो मेन पार्ट है ना, वो मेन पार्ट है मेंटेनेंस का, कि जो मेंटेनेंस जो है ना वो क्लोज लूप में लेना पड़ेगा आपको। टाइम टू टाइम आपको जो है ना इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा सर। आप ब्लॉक लेवल पे करवा लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवा लीजिए, या आप विलेज लेवल पे, जैसा भी सरकार चाहे, जैसा भी शिक्षा मंत्री साहब चाहें। हर क्वार्टर में आप करवाइए, वेल एंड गुड है। अगर आप क्वार्टर में नहीं हो पाता तो एटलीस्ट 6 मंथ में तो एक बार करवाइए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप मंथली करवाइए। कंप्लेंट बॉक्स बनाइए। कंप्लेंट बॉक्स नहीं, आज के डेट में ज़माना जा चुका है। आपको एक पर्टिकुलर कोई ऐप बनाना चाहिए, कोई पोर्टल बनाना चाहिए, कि जिससे बच्चे भी जो है, आज की डेट में हर बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, उसको पता है मोबाइल से बहुत वो यूज टू वर्क। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो अगर वहाँ पे कोई कंप्लेंट करने के लिए कोई पोर्टल होगा तो आप लिख के ले लीजिए, बच्चे खुद आपको बता देंगे साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। जब आपके पास में कंप्लेंट आ गई तो आप उसका जो है ना टैट डिसाइड करिए। मिनिमम टैट एटलीस्ट 7 डेज तो करिए, अगर हो पाए तो, नहीं हो पाए तो 15 दिन तो, या 1 महीना कम से कम करिए। टीम के लिए मेंटेनेंस जो रिपेयर करना है उसको, मरम्मत के लिए आप ये टैट डिफाइन करिए। काम होने के बाद, जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम दिया है, वो काम होने के बाद में, उसको वेरीफाई करने के बाद में, आप जियो टैगिंग के साथ, आजकल एआई भी आ रखा है, वो फोटो रिप्लेस हो जाती है, बट जियो टैगिंग के साथ आप ओरिजिनल पिक्चर्स लीजिए, उसका ऑडिट लीजिए, ट्रेल लीजिए उसका। जब वो पूरा काम हो जाता है, जब वेरीफाई हो जाता है, देन आप वो टिकट क्लोज करिए। देखिए आपका कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। ये बेसिक चीज़ें, 4-5 चीज़ें हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग करते जाएंगे, तो वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। आप एनुअली ऑडिट करवाइए। आप जो डिजिटल कंप्लेंट जैसा मैंने बताया वही है, टाइमलाइन डिसाइड करिए आप। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है साहब, आप जो है ना एनुअल मेंटेनेंस का बजट दीजिए। अगर आप बजट दे रहे हैं तो आप उस पे भी जो अधिकारी लोग हैं, आप उनसे सवाल करिए, उनसे क्वेश्चन करिए कि जो आपको बजट एलोकेट किया गया था वो यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ है। अगर वो यूटिलाइज हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, एटलीस्ट पता तो चले। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें ऑनलाइन पोर्टल्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए मैंने आगे बात की है। जब कोई बजट एलोकेट हो रहा है, बजट एलोकेट होने के बाद में वो बजट यूज़ कहाँ पे हुआ है, क्या काम हुआ है, हमारे स्कूलों की कंडीशंस कैसी चल रही है, उसके लिए एक डेडिकेटेड आप प्लेटफॉर्म बनाइए। हरियाणा में हर चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साहब थोड़ा सा इसके लिए भी करिए, एजुकेशन के लिए आप पब्लिक डैशबोर्ड बनाएं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ब्लॉक लेवल पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डैशबोर्ड बनाइए, वहाँ के फुल्ली फंक्शनल स्कूल दिखाइए, वहाँ के जो पार्सली फंक्शनल स्कूल्स है वो आप दिखाइए, जिसमें क्रिटिकल इमीडिएट एक्शन की रिक्वायर्ड है वो भी आप वहाँ पे दिखाइए। आप वहाँ पे दिखाइए कि प्रॉब्लम्स क्या है। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें डाली है जो पैरामीटर्स डिसाइड कर सकते हैं। बिल्डिंग आपका कैसा है, क्लासरूम, टॉयलेट्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फर्नीचर, रैम्प्स, प्लेग्राउंड, साइंस लैब, आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस, ये मैंने 12 डाले हैं। आप अधिकारियों से जब बात करेंगे तो आपके पास हो सकता है और भी ज़्यादा सजेशंस हैं। आप उनको जो 100 क्रिटिकल स्कूल्स हैं उनको प्रायोरिटी पे एक्शन लेने के लिए आप उनको सेलेक्ट कीजिए कि इन पे हमें इमीडिएट एक्शन लेना है, और उनका प्लान बनाइए। जो जो स्कूल्स ठीक होते जा रहे हैं आप उनकी रेटिंग दिखाते जाइए। आजकल रेटिंग देना और लेना बहुत ईजी है, आपको हर रेटिंग वाइज स्कूल दिखते जाएंगे। आप हर डिस्ट्रिक्ट का बना सकते हैं, आप हिसार का अलग से एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, आप कुरुक्षेत्र का एक अलग से बना सकते हैं, रोहतक का एक अलग से बना सकते हैं, पंचकुला का एक अलग से डैशबोर्ड है, एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड जो एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर जो समाज कल्याण मंत्रालय है वो उस लेवल पे चेक कर पाए, या समाज कल्याण अधिकारी जो होंगे, जो या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्टर्स हैं, तो वो उनको चेक कर पाएँ ताकि उनको पता चले कि रियलिटी में चल क्या रहा है। और आप उनसे रिपोर्ट लीजिए, हर बजट में आप रखिए इस चीज़ का मुद्दा। आप टाइम टू टाइम विधानसभा में सवाल करिए, इस पर पूछिए आप।
ये काम करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूँ तो ये काम करने में हमें मात्र 3 साल चाहिए। सबसे फर्स्ट फेज़ में जो हमें काम करना है, फर्स्ट फेज़ के लिए हमें 1 साल में बेसिक इंफ्रा अरेंज करने में हमें टाइम लगेगा। हमें बाउंड्री वॉल करनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा करनी है, फर्नीचर की सुविधा करनी है, हमें टॉयलेट्स हमें अच्छे बनाने हैं, पानी की व्यवस्था करनी है हमें, और जो क्लासरूम है उनकी व्यवस्था करनी है हमें, और जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे उनके लिए हमें रैम्प्स बनाने हैं। आप 1 साल का टारगेट करिए। दूसरे साल में आप टारगेट करिए डिजिटली और एकेडमिक चीज़ें। आप स्मार्ट क्लासरूम बनाइए, आप स्मार्ट लैब्स बनाइए, इंटरनेट की चीज़ें आप प्रोवाइड करिए, आप स्पोर्ट्स की चीज़ें आप प्रोवाइड करिए, प्ले ग्राउंड बनाइए आप। देन उसके बाद में आप तीसरे साल में आप फ्यूचर रेडी चीज़ें करिए, जिसमें आप इनोवेशन है या एआई से रिलेटेड चीज़ें हैं या डिजिटली जो आजकल चल रहा है कंटेंट क्रिएशन है या वटेवर जो भी चीज़ें हैं वो आप करिए। आप करियर के उनको पाथ दिखाइए बच्चों को। जेन्युइनली हमारा हरियाणा बदलेगा। हमारा जो आज की डेट में जो एजुकेशन पे हम लोग 15वें या 16वें नंबर पे हैं देश में, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर पे आएगा। ये मात्र 3 साल। और बीजेपी सरकार से मैं गुजारिश करूँगा, नायब सैनी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, ढांडा साहब से गुजारिश करूँगा, साहब अभी आपका भी 3 साल बाकी है, आप करके देखिए। हम दोबारा आपको वोट देंगे, आपको दोबारा बनाएंगे। अंत में वही सीएम साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने डिस्ट्रिक्ट्स पे बहुत ध्यान दिया है, आपने अदर स्टेट पे बहुत ध्यान दिया है, थोड़ा सा हमारे भी जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हमारे बच्चों के लिए जो फ्यूचर की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आप करवाइए, अवेलेबल करवाइए। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, उससे काम हो जाएगा सर। बाकी भैयों, ये मेरा सोचना था, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। आगे भी आने वाले टाइम में हम लोग इस तरह के और केस स्टडीज़ लेके आएंगे, साथ में सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।